Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is YK रस्तोगी. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शैफ्ट्स पढ़ा था, तो उसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है. अभी हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलम एंड स्ट्रट्स. कॉलम एंड स्ट्रट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्री में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ फार्मूले भी हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये एडवांस होम का एक पार्ट है कॉलम एंड स्ट्रट्स. तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कॉलम एंड स्ट्रट्स. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्ट्रट की, व्हाट इज स्ट्रट? सो दैट इज a member of structure or machine which carries axial compressive load that is known as strut. सो स्ट्रट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये किसी स्ट्रक्चर का, जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब है कोई बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, या कोई ब्रिज वगैरह है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो इस तरह के जो आपके सिविल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करता हूँ. मशीन की बात करता हूँ तो मशीन में भी बहुत सारे जगह पर ऐसे स्ट्रट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे कॉलम्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड होता है, ठीक है. सो किसी स्ट्रक्चर में या किसी मशीन का एक ऐसा मेंबर जिसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड होता है या जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड को सपोर्ट करता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रट. दैट इज नोन एज स्ट्रट. तो अगर हम स्ट्रट को डिफाइन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? ए member of structure, a member of structure or machine, a member of structure or machine which carries axial compressive load. Axial compressive load is called strut. उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रट. दो तीन चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं. मेन चीज है एक्सियल कंप्रेसिव लोड. सो एक्सियल कंप्रेसिव लोड का मतलब होता है कि जो भी एक्सिस के अलोंग होगा. सपोज करिए कि मैंने एक इस तरह का एक मशीन मेंबर लिया है, मैंने इस तरह का एक मशीन मेंबर लिया हुआ है, ये इस तरह का एक मशीन मेंबर मैंने लिया हुआ है, ठीक है. और ये जो मशीन मेंबर है इसके ऊपर इस तरह का एक लोड आ रहा है, दैट लोड इज P. सो दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस मेंबर या दिस स्ट्रट, ठीक है. तो ये जो लोड लग रहा है वो P, तो P डायरेक्टली तो इसके अलोंग नहीं है, मतलब अगर आप सीधा देखेंगे तो सीधा तो इसके अलोंग नहीं आ रहा है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट जो है वो इधर आएगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे? हमें मतलब है जो एक्सिस के अलोंग है, जो एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, हमें उससे मतलब है, ठीक है. आप डायरेक्टली भी आप चाहते तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, इस तरह का भी आप लगा सकते हैं. ये देखिए, ये आप लगा दीजिए P. तो ये भी आपके कैसा हो गया? एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो गया. कैसा हो गया? एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो गया, ठीक है. तो किसी स्ट्रक्चर या किसी मशीन का एक ऐसा मेंबर जिसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड होता है या जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड को बियर करता है, सपोर्ट करता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रट.
हिंदी में भी इसे स्ट्रट ही कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में भी जहाँ कहीं भी लिखा रहता है तो स्ट्रट ही लिखा रहता है, ठीक है। अब आप समझिए कि कॉलम किसे कहते हैं। कॉलम के तीन नाम होते हैं, कॉलम भी कहते हैं, पिलर भी कहते हैं और स्टैंचियन भी कहते हैं। ये स्टैंचियन नाम जो है वो आप पहली बार सुन रहे होंगे, हो सकता है। बट क्या है ना कि एसएससी जेई जो है वो कभी कभी स्टैंचियन वर्ड का भी यूज कर लेता है। तो स्टैंचियन का मतलब होता है कॉलम या फिर पिलर। पिलर आप जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि घर आपके आसपास बन रहा होगा, आपका बना होगा या आपके घर के आसपास बन रहा होगा। तो आजकल जितना भी स्ट्रक्चर बन रहा है सारा का सारा पिलर्स पे बन रहा है। बट माय डियर, वो पिलर नहीं है, वो स्ट्रट है। क्योंकि पिलर होने के लिए बहुत ही जरूरी कंडीशन है, बहुत ही जरूरी कंडीशन है। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम उसको पिलर कह सकते हैं, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, पिलर कह सकते हैं। तो आप समझिए कि पिलर क्या होता है या कॉलम क्या होता है या स्टैंचियन क्या होता है, उसके बारे में देखिए। चलिए, तो नेक्स्ट है कॉलम और पिलर और स्टैंचियन। तो ये तीनों नाम है, चाहे तो आप पिलर कह सकते हैं, चाहे स्टैंचियन कह सकते हैं और चाहे तो आप कॉलम भी कह सकते हैं। कॉलम, पिलर या स्टैंचियन। अब देखिए कॉलम का एक मतलब आप ये कहिए कि दैट स्ट्रट इज नोन एज कॉलम विच इज वर्टिकल, विच इज वर्टिकल। मतलब जो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर स्ट्रट होता है उसे हम लोग कहते हैं पिलर या फिर कॉलम। तो एक कॉलम होने के लिए, एक कॉलम होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, उसे वर्टिकल के अलॉन्ग होना पड़ेगा, उसे 90 डिग्री पर होना पड़ेगा। बट एग्जैक्टली कोई भी कॉलम या पिलर जो है वो स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होता है। वही मोटा काम है स्ट्रक्चर वगैरह का, ठीक है। और एक राजमिस्त्री उसे बना रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने जो फर्मा होता है लोहे का उसको लगाया और उसने साहुल लगाया, ठीक है। साहुल से वो लोग जो है बल्ली वगैरह की सहायता से उसको सपोर्ट देते हैं, उसको रोकते हैं और फिर उसमें फिलिंग करते हैं। जब फिलिंग करते हैं तो वो जो फर्मा होता है वो भागता है, इधर उधर भागता है, तो उसको सपोर्ट करते हैं। फाइनली एक बार जब पूरा पिलर भर जाता है तो उसके बाद में फिर एक बार साहुल लगा के देख लेते हैं कि हाँ सीधा है कि नहीं है। बट वो सीधा ही चेक कर पाते हैं। आप ये कहिए कि वो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो तो एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो किसी कॉलम या के लिए या पिलर बन होने के लिए एक सबसे मस्ट कंडीशन ये है कि उसे वर्टिकल के अलॉन्ग होना चाहिए। अब बात करते हैं लोड की। तो लोड एक्सियल भी हो सकता है और लोड एक्सियल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है, एक कॉलम होने पर यह जरूरी नहीं है कि लोड एक्सियल ही हो, है ना। वो एक्सियल नहीं भी हो सकता है, वो किसी दूसरी पोजीशन पर भी लग सकता है, तब भी हम उसे कॉलम कहेंगे। और तीसरे सबसे बड़ी कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि एक कॉलम के दोनों सिरे रिजिडली फिक्स होने चाहिए, रिजिडली फिक्स्ड। एक कॉलम हम उसे तभी कह सकते हैं जब उसके दोनों एंड जो हैं वो रिजिडली फिक्स्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि कॉलम को 90 डिग्री पर होना चाहिए, मतलब वर्टिकल के अलॉन्ग होना चाहिए। उसके ऊपर लगने वाला लोड एक्सियल भी हो सकता है और एक्सियल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि उसके दोनों एंड्स जो होने चाहिए वो रिजिडली फिक्स्ड होने चाहिए। हालांकि अभी हम लोग एंड कंडीशन पर बात करेंगे कि एंड कंडीशन स्ट्रट्स के लिए क्या होनी चाहिए, एंड कंडीशन जो है वो कॉलम्स के लिए क्या होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल तो देखिए कि कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो कॉलम, इट इज ए मेंबर ऑफ मशीन और स्ट्रक्चर which is
along the vertical, और वर्टिकल का यहाँ पर सीधा सा डिग्री, सीधा सा मतलब है कि मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हॉरिजेंटल से 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ए मेंबर ऑफ मशीन और स्ट्रक्चर विच along the vertical carries compressive loads which may be axial or not। एक्सियल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक्सियल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन है यहाँ पर। तो किस तरह से हम लोग इसको दिखाएंगे, ये देखिए, ये वर्टिकल के अलॉन्ग हमने बनाया हुआ है, तो ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि ये जो एंगल होना चाहिए दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने इसकी एक्सिस बनाई है, और इस वाले फिगर में हम लोड को एक्सियल दिखा रहे हैं, एक्सियल कंप्रेसिव लोड दिखा रहे हैं। ठीक है, ये P है, और यहाँ पर दूसरे केस में हम इसे दिखा रहे हैं, ये एक्सिस जा रही है। ठीक है, लोड आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इस जगह पर भी लोड लगा सकते हैं, बट ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा होगा, ये भी आपका, इसको भी हम लोग कॉलम ही कहेंगे। ठीक है, तो कॉलम के लिए जरूरी नहीं है, एक कॉलम को होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो लोड होगा वो एक्सियल ही होना चाहिए। वो एक्सियल भी हो सकता है और एक्सियल नहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है वो ओके डाल दीजिए। दिस लोड इज नोन एज ऑफसेट लोड। ये जो लोड है इसको हम लोग कहते हैं ऑफसेट लोड, और ये वाला जो लोड है, दिस लोड इज एक्सियल लोड। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एंड कंडीशंस। एंड कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? एंड कंडीशंस, एंड कंडीशंस स्ट्रट के लिए अलग होती हैं और कॉलम्स के लिए अलग होती हैं। सबसे पहले देखिए कि कॉलम के लिए जो स्ट्रट की, कॉलम के लिए जो एंड कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो कॉलम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड कंडीशन होती है, चाहे आप कोई भी स्ट्रक्चर 90 डिग्री पर बना दीजिए, वर्टिकल के अलॉन्ग लगा दीजिए, बिल्कुल सीधा बना दीजिए, लेकिन अगर वो अपने दोनों एंड पर, अगर वो अपने दोनों सिरों पर रिजिडली फिक्स्ड नहीं है तो हम उसे कॉलम तब भी नहीं कहेंगे, वो तब भी एक स्ट्रट ही कहा जाएगा। तो इसके लिए किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को कॉलम बोलने के लिए हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसके बोथ एंड्स आर rigidly fixed, both ends are rigidly fixed। तो ये एकमात्र कंडीशन है कॉलम होने के लिए। तो अब अगर आप कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम जो होना चाहिए वो वर्टिकल के अलॉन्ग होना चाहिए, हॉरिजेंटल से 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। ठीक है, कंप्रेसिव लोड को सपोर्ट करता है, चाहे वो ऑफसेट लोड हो चाहे एक्सियल लोड हो, और उसके दोनों एंड्स जो हैं वो रिजिडली फिक्स्ड होने चाहिए। तो इस तरह से हम जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो स्ट्रक्चर कहलाएगा कॉलम या फिर पिलर या फिर स्टैंचियन।
जब हम स्ट्रट की बात करते हैं तो स्ट्रट में 4 एंड कंडीशन हो सकती है, 4 एंड कंडीशन हो सकती हैं, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोथ एंड फिक्स्ड। बोथ एंड एंड्स फिक्स्ड, दोनों एंड जो है वो फिक्स्ड होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है स्ट्रट के लिए, एंड कंडीशन। दूसरी, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड, एक एक जो है वो आपका फिक्स्ड है और दूसरा हिंज्ड है। तो हिंज के बारे में जानते हैं कि दूसरा कब्जेदार जॉइंट है या फिर पिन जॉइंट है। ठीक है, मतलब दूसरा जो है वो अपनी जगह पर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो वहां पर जैसे फैन है तो फैन जब सीलिंग से लटकता है तो वो भी एक हिंज सपोर्ट होता है। ठीक है, या हम उसे हिंज कह सकते हैं। दरवाजे में जो कब्जा लगा होता है वो भी आपका हिंज सपोर्ट होता है। तो कॉलम जो है वो एक एंड पर फिक्स होना चाहिए और दूसरे एंड पर हिंज होना चाहिए, ये भी एक एंड कंडीशन है। तीसरी एंड कंडीशन है बोथ एंड्स आर हिंज्ड, दोनों जो एंड्स हैं वो कैसे हैं, हिंज्ड हैं। और लास्ट वाला जो एंड कंडीशन है वो है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर अदर फ्री, एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड कैसा है, फ्री है। दूसरा एंड कैसा है, फ्री है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं या कभी आप लखनऊ वगैरह आए हो, जब मेट्रो का निर्माण कार्य चलता था तो उस समय आपने मेट्रो के पिलर्स को देखा होगा, तो ये एक एंड पर मतलब जमीन की तरफ ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं और ऊपर हवा में जो है ये फ्री होते हैं। उसके बाद में इनके ऊपर जो है वो स्लीपर्स वगैरह रखा जाता है और ट्रैक वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो वो जो ऊपर से जो लोड रखा जाता है वो सब कुछ रखा हुआ है, वो कोई ज्वाइंट नहीं होता है, वो कोई फिक्स नहीं होता है, बस उसके ऊपर रख दिया जाता है। अंडर ग्रेविटी जो है वो रुका रहता है। अगर हम उसे वो फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर जो भी ट्रैक वगैरह बनाएंगे, चाहे हम पुल बनाते हैं या फिर मेट्रो के लिए ट्रैक बनाते हैं, तो उसके वाइब्रेशन से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अंडर ग्रेविटी सिर्फ उन्हें रख दिया जाता है, जो भी उसके पिलर कैप वगैरह बोलते हैं या यू सेक्शन बोलते हैं, तो वो सारे यू सेक्शंस वगैरह या पिलर कैप वगैरह जो है वो उसके ऊपर सिर्फ रखा होता है। ठीक है, तो वो जो पिलर्स होते हैं वो एक एंड पर फिक्स होते हैं और दूसरे एंड पर क्या होते हैं, फ्री होते हैं। भले ही वो वर्टिकल के अलॉन्ग हो, भले ही एकदम सीधे बने हो, लेकिन हम उन्हें कॉलम नहीं कह सकते। कॉलम की कंडीशन होती है कि उसके दोनों एंड कैसे होने चाहिए, रिजिडली फिक्स्ड होने चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे स्ट्रट कहेंगे, हम उसे कॉलम नहीं कहेंगे, हम उसे पिलर नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रट। बट आम बोलचाल की भाषा में, जो लेमैन की भाषा है, ठीक है, उस लेमैन की भाषा में हम उन्हें पिलर्स भी बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली वो पिलर्स नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रट और पिलर में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो लोड को लेकर होता है। स्ट्रट में लोड कैसा होता है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड होता है, जबकि कॉलम में जो लोड होता है वो एक्सियल भी हो सकता है और ऑफसेट भी हो सकता है। दूसरा, स्ट्रट जो है वो किसी भी एंगल पर हो सकता है, जबकि कॉलम जो होता है वो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल के अलॉन्ग होता है। स्ट्रट के जो चारों स्ट्रट की जो चार एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, उसमें दोनों एंड फिक्स भी हो सकते हैं, दोनों एंड हिंज भी हो सकते हैं, एक एंड फिक्स और दूसरा हिंज हो सकता है, और एक एंड फिक्स और दूसरा फ्री भी हो सकता है। जबकि कॉलम के लिए सिर्फ एकमात्र ही कंडीशन है कि उसके दोनों एंड्स जो होने चाहिए वो रिजिडली फिक्स्ड होने चाहिए, रिजिडली फिक्स्ड होने चाहिए। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको, एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ आपको कॉलम और स्टेट्स में जो आपको डिफरेंस मैंने बताया है वो आपको क्लियर है। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए।
अब हम लोग बात करेंगे फेल्योर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स या स्टेट के फेल्योर की। एक कॉलम या स्टेट किस तरीके से फेल करता है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, फेल्योर ऑफ कॉलम एंड स्टेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज द फेल्योर फेल्योर ऑफ कॉलम और स्टेट। एक कॉलम या स्टेट जो है वो किस तरह से फेल कर सकता है, किस तरह से फेल कर सकता है। तो देखिए, फेल करने के लिए एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे, अभी सिर्फ आप इसका नाम जान लीजिए, स्लेंडरनेस रेशियो। ये जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं तनुता अनुपात, तनुता अनुपात। ठीक है, ये स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है उसके बारे में तो हम अभी बात करेंगे, बट जो फेल्योर होता है वो इस स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। स्लेंडरनेस रेशियो हमें बताता है, किसी कॉलम का जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो हमें ये बताता है कि ये कॉलम किस तरह से फेल करेगा, किस तरह से ये कॉलम फेल करेगा। तो सबसे पहले आप समझिए, अगर आपके पास में एक चौक का टुकड़ा है, कैसा टुकड़ा है, चौक का, अगर आपके आसपास कहीं हो तो आप उसे अपने हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, अगर एक चौक का टुकड़ा है और आप उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, मतलब दबाएंगे, तो ऐसे तो नहीं दबाना ठीक रहेगा, आप तो उंगलियों के बीच में भी उससे दबा सकते हैं। ठीक है, कंप्रेसिव लोड लगा सकते हैं। जब आप उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे, अचानक से वो क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। अचानक से वो क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। क्या फेल करने से पहले, क्या फेल करने से पहले क्या वो अपनी एक्सिस से किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था? नहीं, डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, सो ये जो फेल्योर होता है, ये जो फेल्योर होता है, ये फेल्योर होता है प्योर कंप्रेशन। मतलब वो जो कॉलम था वो किसकी वजह से फेल हो गया, वो प्योर कंप्रेशन की वजह से फेल हो गया। मतलब इसमें कोई चीज और फैक्टर नहीं इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन की वजह से फेल कर गया, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन की वजह से फेल कर गया। अच्छा, दूसरा चीज है, अगर आपके पास में यूज एंड थ्रो वाला पेन भी होगा। ठीक है, यूज एंड थ्रो वाला पेन है, कमेंट बॉक्स में बताइए आपके पास यूज एंड थ्रो वाला पेन है क्या, यस और नो। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप समझ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास में है देन ओके, नहीं है तो भी आप समझ जाएंगे, मेरे पास है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पास में है तो आप भी मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में यस और नो टाइप करिए फटाफट। यस, आपके पास में है तो अभी देखिए, मैं इसको मार्कर को रख देता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास पेन है, जब मैं इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाऊंगा इस तरीके से, तो किसी भी स्थिति में ये प्योर कंप्रेशन से फेल नहीं करेगा, ये प्योर कंप्रेशन से फेल नहीं करेगा। सबसे पहले क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, बीच में से मुड़ेगा, बीच में से क्या कर जाएगा, मुड़ जाएगा। मतलब इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो लैटरल डिफॉर्मेशन होंगे, सबसे पहले लैटरल डिफॉर्मेशन होंगे। और ये जो लैटरल डिफॉर्मेशन है इसको हम लोग कहते हैं बकलिंग, इसको हम लोग कहते हैं बकलिंग, इसे कहा जाता है बकलिंग। किसी चीज को कहते हैं बकल कर जाना या बकलिंग करना। ठीक है, ये क्या करेगा, बीच से पहले मुड़ेगा, फिर आप इसके ऊपर और एक्सियल लोड लगाओगे तो ये हो सकता है जाके टूट जाए, लेकिन फिलहाल ये जो है बकलिंग के द्वारा फेल करेगा। एक कॉलम जो है वो कैसे फेल कर सकता है, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा था। अगर चौक हमने लिया हुआ है तो चौक जो है वो प्योर कंप्रेशन में फेल कर जाएगा। ठीक है, उसमें किसी भी तरह की बकलिंग या लैटरल डिफॉर्मेशन नहीं होंगे। एक पेन जो है यूज एंड थ्रो वाला पेन या किसी भी तरीके का और भी आप एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लंबा सा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो जब आप उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो वो क्या कर जाएगा, बकल कर जाएगा। मतलब उसमें लैटरल डिफॉर्मेशन होंगे और उस लैटरल डिफॉर्मेशन की वजह से जो है उसमें क्या होगी, बकलिंग होगी, और बकलिंग की वजह से वो क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका हो गया कि प्योर कंप्रेशन से फेल्योर, दूसरा तरीका हो गया प्योर बकलिंग के द्वारा फेल्योर, और एक तीसरा भी है, वो क्या है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन
एंड बकलिंग बोथ। कुछ ऐसे भी कॉलम्स होते हैं जो पहले बकल करते हैं, मतलब पहले बकल करते हैं और बकल करने के बाद में फिर वो कंप्रेशन से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, बकलिंग और कंप्रेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये जो प्योर कंप्रेशन है इसे हम लोग कहते हैं क्रशिंग, इसे हम लोग कहते हैं क्रशिंग। ठीक है, क्रश कर जाना। चौक का टुकड़ा है आपके हाथ में, आप उसे दबाओगे वो क्या कर जाएगा, क्रश कर जाएगा। ठीक है, पूरा चूर चूर हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज क्रशिंग। ठीक है, तो कॉलम्स का जो फेल्योर होता है वो या तो क्रशिंग के द्वारा होता है या बकलिंग के द्वारा होता है या फिर बकलिंग और क्रशिंग दोनों के कारण होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर तीन तरह से हम कॉलम के फेल्योर्स को देखते हैं। पहला जो फेल्योर होता है वो प्योर कंप्रेशन, प्योर कंप्रेशन, प्योर कंप्रेशन और क्रशिंग कहते हैं इसे, इसे कहते हैं क्रशिंग। ठीक है, सेकंड होगा प्योर बकलिंग, प्योर बकलिंग। और तीसरा जो फेल्योर होगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग, एंड बकलिंग। कुछ कॉलम्स ऐसे भी होते हैं जो क्रशिंग और बकलिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से फेल होते हैं। कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रशिंग से फेल हो जाते हैं। कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जो बकलिंग के द्वारा फेल होते हैं। ठीक है, तो कॉलम्स में जो फेल्योर है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो हमेशा स्लेंडरनेस रेशियो से डिटरमाइन किया जाता है कि किस किस तरह का जो कॉलम है वो किस तरह से फेल करेगा। मतलब अगर कितना स्लेंडरनेस रेशियो है तो कॉलम किस तरीके से, इनमें से जो तीन तरीके हैं इन तीन तरीकों में से किस तरीके से कॉलम जो है वो फेल करेगा। ठीक है, तो ये है टाइप्स, मतलब आप कह सकते हैं कि फेल्योर कितने तरह का हो सकता है। कॉलम्स में या स्ट्रट्स में फेल्योर जो है वो तीन तरह का हो सकता है, क्रशिंग है, बकलिंग है और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग है। ठीक है, तो ये तीन तरह से जो है वो कॉलम्स क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की, कि कौन कौन से टर्म्स हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्लेंडरनेस रेशियो की, कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इनलिस्ट कर देता हूं कौन कौन से टर्म्स हैं। तो टर्मिनोलॉजी, मैं इसको नाम देता हूं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, किसी चीज को पढ़ने के लिए हमें उसका जो टर्मिनोलॉजी होता है कि कौन कौन से शब्द उसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला है स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है, सेकंड है बकलिंग, बकलिंग फैक्टर, बकलिंग फैक्टर। तीसरा है बकलिंग लोड, बकलिंग लोड। इसके बाद में नेक्स्ट है सेफ लोड, सेफ लोड। और लास्ट में है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये पांच टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है। और ये जब हम लोग जान लेंगे तो फिर हम लोग इसके बाद में आगे पढ़ेंगे जो भी क्लासिफिकेशन है कॉलम्स का, कॉलम्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो स्लेंडरनेस रेशियो को हम लोग के से डिनोट करेंगे, यहाँ पर के से डिनोट करेंगे। और ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड, अनसपोर्टेड लेंथ, लेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम या स्ट्रट की अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये जो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन होता है और अनसपोर्टेड लेंथ, तो दोनों ही जो है एक तरीके से, अभी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में बताया होगा, घूर्णन त्रिज्या के बारे में बताया होगा कि घूर्णन त्रिज्या क्या होती है। तो किसी एक्सिस के सापेक्ष, किसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन वह दूरी है
वह दूरी है जिसके स्क्वायर को अगर उस सेक्शन पर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें उस सेक्शन पर उस अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। उस सेक्शन पर हमें क्या मिल जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये जो है वो स्मॉल के होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन को हम लोग जनरली स्मॉल के से लिखते हैं। तो के का जो स्क्वायर होता है उसे अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको क्या दे देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखिए एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया तो नहीं चेंज करने वाले आप, के की वैल्यू है वो आप मिनिमम ले रहे हो, तो ये जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये कैसा आएगा, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ये कैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। कैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्ट्रेंथ, जो स्लेंडरनेस रेशियो है, ये जो स्लेंडरनेस रेशियो है, किसी कॉलम की जो स्ट्रेंथ होती है वो इसके स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम depends upon slenderness ratio। ठीक है, कैसे, आप देखिए, अगर मैं के की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो नीचे क्या है, नीचे है मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। मैंने हमेशा इस क्लास में बोला है, ऑफलाइन क्लासेज में भी बोलता हूं, मेरा हमेशा से एक स्टेटमेंट रहता है कि जो चीज मिनिमम है या मैक्सिमम है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्योंकि मिनिमम का मतलब इससे कम नहीं हो सकता, मैक्सिमम का मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज कैसी होती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कांस्टेंट। अगर हम स्लेंडरनेस रेशियो को बढ़ा रहे हैं तो एक्चुअल में हम क्या बढ़ा रहे हैं, एक्चुअल में हम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मतलब हम अनसपोर्टेड लेंथ को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर अनसपोर्टेड लेंथ बढ़ेगी, अगर अनसपोर्टेड लेंथ बढ़ जाएगी तो उस केस में जो कॉलम की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ जो होगी, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा आप अनसपोर्टेड लेंथ ले लोगे, जितना ज्यादा आप अनसपोर्टेड लेंथ ले लोगे, उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका जो टेंडेंसी है, बकल करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। बकल करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे सपोर्टेड अनसपोर्टेड लेंथ बढ़ती है, जैसे कॉलम की लेंथ आप बढ़ाते चले जाओगे तो अगर लॉन्ग कॉलम बन जाएगा, बड़ा कॉलम बन जाएगा, तो वो क्रशिंग से फेल नहीं करेगा, उसकी बकल करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज और भी लिख सकते हैं कि जो टेंडेंसी टू बकल है, टेंडेंसी टू बकल टेंडेंसी टू बकल क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। और इसकी जो कंप्रेसिव लोड लेने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। कंप्रेसिव लोड लेने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉलम्स आर यूज्ड टू सपोर्ट कंप्रेसिव लोड्स। तो कंप्रेसिव लोड्स को लेने की इसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो के की वैल्यू बढ़ाने पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है तो बताइए क्या होगा, कॉलम की स्ट्रेंथ पे क्या उसका असर पड़ेगा। तो कॉलम की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हमेशा कम हो जाएगी, क्योंकि उस कॉलम के टेंडेंसी टू बकल करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें अनसपोर्टेड लेंथ क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर घूम रहा होगा कि अनसपोर्टेड लेंथ क्या है। ठीक है, तो अनसपोर्टेड लेंथ का मतलब, देखो आप सपोज करिए कि ये कॉलम है और इसके दोनों एंड्स मैंने क्या कर रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं। तो मैंने पूरे कॉलम को तो नहीं पकड़ रखा है, मैंने तो इसके दोनों एंड्स को सपोर्ट दे रखा है, दोनों एंड्स को मैंने रिजिडली क्या कर रखा है, फिक्स करके रखा है।
तो पूरी लेंथ को तो हमने नहीं सपोर्ट दिया है। सो दैट मीन्स इस लेंथ का कोई ऐसा पोर्शन जरूर होगा जो कि क्या कर सकता है, जो बकल कर सकता है, और जो पोर्शन बकल कर सकता है वही इसकी अनसपोर्टेड लेंथ है, वही इसकी क्या कहलाएगी, वही इसकी अनसपोर्टेड लेंथ कहलाएगी। अब सपोज करो कि दोनों एंड जो है वो हिंज हैं, तो हमने दो सिर्फ पॉइंट्स को पकड़ रखा है इस पूरे उसमें, बाकी का पूरा कॉलम जो है वो क्या कर सकता है, बकल कर सकता है, पूरा का पूरा कॉलम क्या कर सकता है, बकल कर सकता है। तो पूरे कॉलम की जो लेंथ है वो कैसी है, अनसपोर्टेड लेंथ है। वो कैसी लेंथ है, वो कहलाएगी अनसपोर्टेड लेंथ, उसे हम लोग कहेंगे अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, तो ये था स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। अब दूसरे टर्म पे चलते हैं। दूसरा टर्म क्या है, बकलिंग फैक्टर। दूसरा टर्म है बकलिंग बकलिंग फैक्टर, बकलिंग फैक्टर। तो जो बकलिंग फैक्टर होता है दैट इज रेशियो ऑफ, दैट इज द रेशियो ऑफ, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बकलिंग फैक्टर को बी एफ से लिख सकते हैं, बकलिंग फैक्टर। तो बकलिंग फैक्टर इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, दैट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ column, effective length of column to the minimum radius of gyration, minimum radius of gyration। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आती है कि ये इफेक्टिव लेंथ क्या है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ और अनसपोर्टेड लेंथ क्या अलग अलग होती हैं। अगर लोड एक्सियल है, अगर लोड क्या है, एक्सियल है, तो उस केस में अनसपोर्टेड लेंथ और इफेक्टिव लेंथ दोनों क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। और स्ट्रट्स के केस में हमेशा कंप्रेसिव लोड कैसा लिया जाता है, हमेशा एक्सियल लिया जाता है। इसलिए इन केस ऑफ स्ट्रट्स, इन केस ऑफ स्ट्रट्स, स्ट्रट्स के केस में जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है, स्लेंडरनेस रेशियो, वही किसके बराबर होता है, वही बकलिंग फैक्टर के बराबर होता है, वही बकलिंग फैक्टर के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम के केस में इफेक्टिव लेंथ अलग होगी, और कॉलम में भी, अगर कॉलम में भी अगर लोड एक्सियल है, देखिए हमारे कोर्स में ऑफसेट लोड नहीं है, हम लोग ऑफसेट लोड नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सियल लोड है। तो इसलिए हम लोगों के लिए, चूंकि हमें देखिए बीटेक लेवल पर भी कहीं पर भी ऑफसेट लोड हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, या नहीं पढ़ाया जाता है कॉलम एंड स्ट्रेस में। ऑफसेट लोड वहां पर भी नहीं पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जाता है। हो सकता है कि और किसी हायर लेवल पर जाकर पढ़ाया जाता हो कॉलम एंड स्ट्रेस। ठीक है, एमटेक तो मेरा थर्मल से था, तो उसमें ये नहीं आया। तो हो सकता है कि जो लोग स्ट्रक्चर वगैरह से एमटेक करते हों सिविल में, तो उनके केसेज में जो है वो कॉलम एंड स्ट्रट्स में ऑफसेट लोड पढ़ाया जाता है। फिलहाल अगर लोड एक्सियल है तो उस केस में चाहे कॉलम हो या स्ट्रट्स हो, ठीक है, दोनों ही केसेज में जो आपका बकलिंग फैक्टर है और स्लेंडरनेस रेशियो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो अनसपोर्टेड लेंथ है और जो इफेक्टिव लेंथ है वो दोनों क्या होंगी, वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा था बकलिंग फैक्टर। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या था, बकलिंग लोड। नेक्स्ट पॉइंट है बकलिंग लोड, थर्ड पॉइंट है बकलिंग लोड, बकलिंग लोड। अब बकलिंग लोड क्या होता है, ठीक है, मतलब अगर आप कॉलम के ऊपर लोड लगाते रहिए, है ना, और उसकी वैल्यू को इंक्रीज करिए, तो जिस लोड पर कॉलम में बकल करने की टेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है, या जिस लोड पर कॉलम बकल करना स्टार्ट कर देता है, वो लोड कहलाता है बकलिंग लोड। ठीक है, सो लोड at which column starts to buckle। ठीक है, जिस लोड पर कॉलम बकल करना स्टार्ट कर देता है वो लोड कहलाता है बकलिंग लोड। ठीक है, उस लोड को हम लोग कहते हैं बकलिंग लोड, या फिर आप इसे क्रिपलिंग लोड भी कह सकते हैं। ठीक है, बकलिंग और क्रिपलिंग ये दोनों एक ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे क्रिपलिंग लोड भी कह सकते हैं, क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं क्रिपलिंग लोड।
जिस लोड पर कॉलम बकल करना स्टार्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिपलिंग लोड। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो टर्म आता है वो आता है सेफ लोड। सेफ लोड, ये सेफ लोड क्या होता है? कॉलम को एक्चुअली जो कंप्रेसिव लोड दिया जाता है वो उसका वर्किंग या फिर सेफ लोड कहलाता है। इसे हम लोग वर्किंग लोड भी कह सकते हैं या हम लोग इसे वर्किंग लोड भी कह सकते हैं, वर्किंग लोड। तो लोड which is actually applied on the column कॉलम के ऊपर जो लोड एक्चुअली अप्लाई किया जाता है उस लोड को हम लोग कहते हैं सेफ लोड या वर्किंग लोड। इस बात को जरा समझिए। सपोज करिए कि एक कॉलम है, ठीक है, और उसका जो बकलिंग लोड है वो 150 किलो न्यूटन है। कितना है? 150 किलो न्यूटन। जो बकलिंग लोड है BL दैट इज 150 किलो न्यूटन। ये मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा ले रहा हूँ। बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बाकायदा हम लोग क्या करेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज करिए कि 150 किलो न्यूटन है, तो आपने अगर किसी स्ट्रक्चर में ऐसे कॉलम को लगाया है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर 150 किलो न्यूटन का तो लोड दोगे नहीं। क्यों? सपोज करो कि आपने 150 किलो न्यूटन का आपने लोड दिया और ऊपर से भगवान जी ने ओले बरसा दिए, ठीक है, तो अभी छत पे आएंगे ना ओले, और वो हल्का सा भी लोड अगर एक्सीड कर गया, मतलब 150.5 किलो न्यूटन हो गया या 150.1 किलो न्यूटन भी लोड अगर इसके ऊपर हो गया, कॉलम क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। तो कभी भी कॉलम को वो लोड नहीं दिया जाता है जो कि उसका बकलिंग लोड होता है। हम क्या करेंगे? हम ये एज्यूम करेंगे या हम देखेंगे कि किस तरह की बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं या किस तरह की मशीन है, उसमें फ्लैक्चुएशन ऑफ लोड कितना होता है, ठीक है, या किस तरह की बिल्डिंग्स है वहां पर फ्लैक्चुएशन ऑफ लोड किस तरीके से है। सपोज करिए एक मॉल की बिल्डिंग है, मॉल जानते होंगे, ठीक है, लखनऊ में सहारागंज, फिनिक्स पलासियो, सो मेनी लुलु मॉल, ठीक है। अब ये सब मॉल्स हैं। तो यहां पर जब एक कॉलम का डिजाइन किया जाता है तो उन्हें नहीं पता होता है कि कितने लोग मॉल में एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अगर कोई बढ़िया छुट्टी उट्टी पड़ गई और सभी लोग वीकेंड मनाने के लिए उसी मॉल में चले गए, ठीक है, तो हो सकता है कि उस मॉल में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो इस केस में वहां पर क्या होता है, वहां पर वो जो लोड उसके ऊपर डालते हैं वो बहुत कम लोड डालते हैं, या फिर आप ये कहिए कि जो बकलिंग लोड होता है उन कॉलम्स का उसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है और उनके ऊपर एक्चुअल जो लोड अप्लाई किया जाता है वो कम होता है। तो सपोज करिए कि हमारे पास बकलिंग लोड 150 किलो न्यूटन है और हमने जो सेफ लोड दिया है, हमने जो कॉलम को सेफ लोड दिया है वो दिया है 50 किलो न्यूटन का। तो अभी जब हमने 50 किलो न्यूटन का दिया है तो हमारे पास 100 किलो न्यूटन का क्या है? मार्जिन है। 100 किलो न्यूटन का क्या है? मार्जिन है। अगर लोड बढ़ता भी है तो 50 का 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, अरे बहुत ज्यादा होगा तो 2 गुना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 110 हो सकता है, ठीक है। मतलब 150 पहुंचना मतलब रेयर टू रेयर केस बन जाएगा। फिर अब उसको फेल ही होना है या भगवान की मर्जी है कि नहीं फेल करके ही मानूंगा, ठीक है। इन दैट केस फिर जो है वो उसको 150 तक ले जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सेफ लोड देंगे उसको कितना देंगे? 50 किलो न्यूटन का सेफ लोड देंगे और बाकी का क्या कर देंगे? मार्जिन में रख लेंगे, ठीक है। सो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बकलिंग लोड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ लोड या फिर वर्किंग लोड। तो इसको हम लोग वर्किंग लोड कहते हैं क्योंकि एक्चुअल में कॉलम के ऊपर जो लोड आता है वो कहलाता है वर्किंग लोड। इसके बाद में एक टर्म और हमने आपको दिया है, वो टर्म है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वो टर्म है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ठीक है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है वहां पर बैठे लोगों का एक बहुत ही बढ़िया हथियार है जो वो अपने एम्प्लॉयर को
जो वो अपने एम्प्लॉयर को, मतलब जिसके लिए वो काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द जोक है, लेकिन ये बहुत सही बात भी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, सबसे पहले समझ लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, और फिर मैंने जो बोला है मैं अपनी बात पे भी आऊंगा। ठीक है, भले ही मैंने जोक में बोला है लेकिन मैं उस बात पे भी आऊंगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर रिस्पेक्ट में क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ बकलिंग लोड टू द सेफ लोड। बकलिंग लोड अपॉन सेफ लोड जो होता है, इसका जो रेशियो होता है उसको कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पिछले वाले में हम लोगों ने 150 किलो न्यूटन का बकलिंग लोड लिया था और 50 किलो न्यूटन का हम लोगों ने सेफ लोड लिया था। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 53 जा, सो दैट मीन्स कि हमने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पिछले केस में लिया वो कितना लिया, 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया। कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया, 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया। अब मैं बात करता हूं, सपोज करिए कि मशीन का कोई पार्ट डिजाइन होने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल होता है कि किस मटेरियल का वो पार्ट बनाया जाएगा, किस मटेरियल का वो पार्ट बनाया जाएगा। तो अभी मटेरियल जो है, ये देखिए एक इंजीनियर का काम ये भी है कि वो जो है वो मटेरियल का जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। अब ऐसा नहीं है कि आपका काम एल्युमिनियम से हो सकता था या एल्युमिनियम एलॉय से हो सकता था और आपने टंगस्टन एलॉय का यूज किया। ठीक है, तो वो क्या है, एम्प्लॉयर को तो आप समझा दोगे कि देखिए नहीं, यहाँ पर बहुत फ्लक्चुएशन ऑफ लोड है, बहुत रिवर्सिंग टाइप के लोड लग रहे हैं, हमें जो है इसमें मटेरियल ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बेचारा खरीदेगा ही। ठीक है, जो मटेरियल आपको 500 रुपए किलो में मिल सकता था, वो मटेरियल आपने जो है 25,000 रुपए किलो में खरीदा या 20,000 रुपए किलो में खरीदा, तो पहला तो आपने वहां पे उसका वो कर दिया। दूसरा ये है कि फ्लक्चुएटिंग लोड जो है वो आपको ये बताता है कि किसी भी मशीन के पार्ट पर लोड इतना मैक्सिमम फ्लक्चुएट कर सकता है, और आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 या 3 या 4 लेने की बजाय आपने 15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रख रखी है। ठीक है, तो अगर आप 15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लोगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, कभी भी आपका वो पार्ट फेल नहीं करेगा, आपकी बड़ी तारीफ होगी, लीजिए भाई साहब इन्होंने ऐसा पार्ट बना दिया 25 साल से लगा हुआ है, आज तक कभी फेल नहीं हुआ। हो ही नहीं, 25 क्या 50 साल चलाओ उसको कभी नहीं फेल होगा, क्योंकि आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने इस तरीके से ले रखा है या फिर आपने मटेरियल का सिलेक्शन इस तरीके से कर रखा है। तो हमें ध्यान देना होता है कि हम जो है इस तरीके का सिस्टम बनाएं या इस तरीके का डिजाइनिंग करें कि हमारा डिजाइनिंग जो है वो अच्छा इंजीनियर उसे ही माना जाता है। अब हम करने को तो हम घर बनवा रहे हैं। ठीक है, तो घर बनवाने में हम पूरे कॉलम में जो है 4 सरिया पड़ती हैं और आप उसमें 10 डाल दो, 20 डाल दो सरिया, तो क्या वो कभी फेल करेगा, कभी नहीं फेल करेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने मटेरियल का क्या किया, आपने मटेरियल का मिस यूज किया, मटेरियल को ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं किया, आपने मटेरियल को मैक्सिमम यूटिलाइज किया। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारा वर्ड नहीं है ना, मिनिमम हमारा वर्ड है, हमारा इंजीनियरिंग के हैं, हमारा वर्ड है ऑप्टिमम। चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे समय को लेकर हो, चाहे मटेरियल को लेकर हो, चाहे मैन पावर को लेकर हो, चाहे मशीन को लेकर हो, हमारा जो यूटिलाइजेशन होता है वो हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। हम कभी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात नहीं करते, हम कभी मिनिमम यूटिलाइजेशन की बात नहीं करते, हम बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की। सो फिलहाल दैट इज वो अलग सब चीजें हैं। यहाँ पर आप समझिए आपका जो टॉपिक है वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ बकलिंग लोड टू द सेफ लोड, बकलिंग लोड टू द सेफ लोड। जनरली 3 से 5 तक लोग रखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 3 से लेकर 5 तक रख सकते हैं आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बहुत होता है 3 से 5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मटेरियल का सिलेक्शन सही से हो जाता है। ठीक है, मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी आपको चाहिए वो आराम से निकल आती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीजें करी, सबसे पहले हम लोगों ने कॉलम के स्ट्रट के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि कॉलम क्या होता है, फिर हमने जाना कि कॉलम और स्ट्रट्स में डिफरेंस क्या होता है, फिर हमने जाना कि इनकी एंड कंडीशंस क्या क्या होती हैं, फिर हमने जाना कि हम कॉलम को फेल कैसे होते हुए देख सकते हैं, मतलब किस किस तरह से कॉलम फेल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने कॉलम और स्ट्रट्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की। हमने आपको 5 टर्म्स के बारे में बताया, स्लेंडरनेस रेशियो, बकलिंग फैक्टर, तो ये दोनों एक ही आप मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपका लोड जो रहने वाला है वो हमेशा एक्सियल लोड रहने वाला है, ऑफसेट लोड नहीं रहने वाला है।
तो दोनों उस केस में जो है वो आपका बल्कि ये क्वेश्चन एक अगर एसएससी जे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि इन विच केस या इन विच मेंबर स्लेंडरनेस रेशियो एंड बकलिंग फैक्टर आर सेम, तो उसमें आप आंसर जो है वो स्ट्रट पे लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रट की डिफिनीशन में है एक्सियल कंप्रेसिव लोड, लेकिन कॉलम की डिफिनीशन में एक्सियल कंप्रेसिव लोड नहीं है, कंप्रेसिव लोड है, वो एक्सियल भी हो सकता है और ऑफसेट भी हो सकता है, तो इसलिए सही जवाब होगा स्ट्रट। ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे कोर्स में क्या है ना कि एक्सियल लोड ही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्लेंडरनेस रेशियो और बकलिंग फैक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद हम लोगों ने बकलिंग लोड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सेफ लोड या वर्किंग लोड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और सबसे लास्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में जाना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स, और उसके बाद में करेंगे हम लोग यूलर्स इक्वेशन पे हम लोग बात करेंगे, और फिर हो सकता है समय बचेगा तो रैंकाइन इक्वेशन के बारे में भी हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।